आज हम इस पर बात करेंगे कि अफ्रीका ने ऐसा क्या कर दिया कि हर तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसी संदर्भ में भारत के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ गांधी की पूजा ही होती रह गई, मगर गांधी और मंडेला के आदर्शों पर चल पड़ने का साहस केवल दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के इस कदम से उपनिवेशवाद के दौर की हिंसाओं का भी अतीत खुलकर सामने आने लगा है। जर्मनी ने जब इसराइल का साथ देते हुए दक्षिण अफ्रीका को टारगेट किया तो नामीबिया के राष्ट्रपति ने लिखित बयान जारी कर जर्मनी के नरसंहार की पोल खोल दी। दक्षिण अफ्रीका के कदम के बाद कई लोग भारत भारत पुकार रहे हैं कि गांधी का देश कहां है, उसमें इतना नैतिक बल क्यों नहीं है। भारत के पास हजारों काम हैं, जैसे यह खबर देखिए, हिंदू अखबार में छपी है। कई प्रदेशों में कारीगरों और मजदूरों को इसराइल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। रोजगार की गारंटी भी नहीं दी जाएगी। यह इसलिए बता दिया ताकि पता चले कि भारत कहां व्यस्त है और भारतीय कहां व्यस्त हैं। वैसे हमारा फोकस है उन पर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल को चुनौती दी और सबने चुनौती देने वालों का साथ दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मुकदमे पर फैसला आने में ही कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन पहले ही कदम में दक्षिण अफ्रीका ने उन देशों को आईना दिखा दिया जो हथियारों के धंधे के नाम पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वैतरणी पार करने में लगे थे। दक्षिण अफ्रीका ने आपातकालीन मांग की है कि गजा में जो नरसंहार चल रहा है उस पर रोक लगे। जानकारों का कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि कुछ हफ्तों में इमरजेंसी आदेश आ जाए। दक्षिण अफ्रीका ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत आदेश जारी करे कि इसराइल अपने सैनिक अभियान को तुरंत रोके। एक तरफ ताकतवर देशों की गोलबंदी है, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे देश हैं जो उपनिवेशवादी मुल्कों और उनके नरसंहारों के साथ खड़े मुल्कों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, मंडेला के आदर्शों पर चलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने इसराइल पर नरसंहार के अभियोग के पक्ष में तमाम सबूत और तर्क पेश किए। उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। अच्छे अच्छे वकीलों को शर्मिंदगी हो रही है कि वे ऐसा नहीं कर सके। इससे गजा पर इसराइल का हमला तो बंद नहीं हुआ, मगर उसके हमले से पसरी हर तरह की निराशा और बिखरी हुई हर तरह की उदारवादी नैतिकता के मलबे को हटाकर कोई दक्षिण अफ्रीका सही बात कहने का साहस दिखाने आ गया। नेतृत्व का मतलब यह नहीं होता कि आप चार ताकतवर लोगों के पीछे उनकी गोलबंदी में समा जाएं, बल्कि उसका एक मतलब दक्षिण अफ्रीका की तरह होना भी है कि आप पूरी बहुमत के सामने जाकर सही बात कहने का हौसला दिखा दें। इसलिए इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के नागरिक फलस्तीन के झंडे के लिबास में हैं और फलस्तीन के एक बच्चे की उंगली थामे जा रहे हैं। एक मुल्क जिसके पास निर्यात करने के लिए हथियारों का जखीरा नहीं, जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां नहीं, वह मुल्क कम से कम इमोशनल इंटेलिजेंस की क्षमता रखता है, यह बड़ी बात है। अमेरिका में जहां बड़े बड़े अखबार और चैनल इसराइल के आगे झुक गए, वहां दक्षिण अफ्रीका खड़ा नजर आ रहा है। सब कुछ खत्म हो जाने के दौर में उम्मीदों के बीज की तरफ बचा हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जिस तरह से नरसंहार का मुकदमा किया है और अपनी दलीलें पेश की हैं, उसके प्रसारण को कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने नहीं दिखाया, लेकिन जब इसराइल ने अपनी तरफ से जवाब दिया तो उसका सभी ने सीधा प्रसारण दिखाया। भारत में गोदी मीडिया विपक्ष को लेकर यही करता है, वही अब दुनिया के स्तर पर न्यूज चैनल इसराइल और अफ्रीका को लेकर कर रहे हैं। यह तब है जब गजा में 100 से अधिक पत्रकार इसराइल के हमले को कवर करते हुए मारे गए। गजा पर हमले के 100 दिन हो चुके हैं। 60,000 से अधिक लोग घायल हैं, 24,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और इनमें 10,000 से अधिक बच्चे हैं। दिन भर ट्विटर पर बच्चों की तस्वीरें तैरती रहती हैं, मगर दुनिया इस तरह से बढ़ चुकी है, निर्मम हो चुकी है कि एक तरफ के लोगों के मरने पर किसी का दिल भी नहीं पसीजता है। गजा से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं, हर तरफ कतारें नजर आ रही हैं। इन लोगों का क्या कसूर था जिसके कारण इनके जिस्मों और इनकी आत्माओं को इस तरह से रौंदा जा रहा है। बर्तन लेकर ये बच्चे लाइनों में लगे हैं। खुले आसमान की तरह ये बच्चे भी जेल में बंद कैदी की तरह जीवन जीने लगे हैं। खाने पीने का ट्रक आते ही हजारों लोगों का हुजूम दौड़ पड़ता है और बहुतों को खाना भी नहीं मिलता। बंदूक और भूख से एक आबादी को तड़पाकर मारा जा रहा है।
इसराइल का कहना है कि वहां कोई भूख से नहीं मर रहा, खाने पीने की चीजों की कमी नहीं। गजा शहर के मेयर ने कहा है कि उत्तर के इलाके में महीनों से एक बूंद ईंधन भी नहीं मिला। इन दिनों गजा में रात के वक्त तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इतनी ठंड में 85% आबादी विस्थापित है और खुले आसमान के नीचे रात गुजारती है। ठंड के साथ साथ इस समय वहां बारिश भी बहुत होती है। जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में खाली पेट कांप रहे लोगों के जिस्म का हवाला देकर हम आप पर यह बोझ नहीं डालना चाहते कि आप इसकी कल्पना करें। हमें पता है कि आप इस लायक नहीं रहे। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टरों का कहना है कि 20 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 एम्बुलेंस बच गई हैं। अस्पताल के लिए जरूरी हर चीज की घोर कमी है। डॉक्टरों का कहना है कि ना तो वहां एंटीबायोटिक है, ना एनेस्थीसिया और ना ही आईवी फ्लूइड। अस्पताल 60,000 घायलों का इलाज करने में सक्षम नहीं। नॉर्वे के डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट ने अल जजीरा से कहा है कि एक व्यवस्थित मानव निर्मित त्रासदी है। इसराइल की सरकार ने इसकी प्लानिंग और क्रियान्वयन अमेरिका के सहयोग से किया है। यह आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक मानव निर्मित मेडिकल त्रासदी है। ऐसा नहीं है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लंदन और वॉशिंगटन में लाखों लोग सड़क पर आए और जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। यहूदी समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं। आयरलैंड के डबलिन और ब्रिटेन के ग्लासगो में भी प्रदर्शन हुए हैं। वॉशिंगटन में लाखों लोगों का प्रदर्शन काफी बड़ा था, मगर वह मीडिया संस्थानों के पन्नों पर प्रमुखता से नहीं आया। भले ही अखबार और सरकार हिंसा के आगे अपनी नैतिकताओं पर नमक रगड़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो इनके खतरों का सामना करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। दुनिया के तमाम ताकतवर देश आज इसराइल के साथ हैं, लेकिन इसी दौर में एक दक्षिण अफ्रीका भी है जो इन सभी से अलग हटकर अपनी लाइन ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा कर चुका है। बांग्लादेश, मलेशिया, बोलीविया, टर्की, नामीबिया, यमन ने दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया है। बड़े बड़े सुपर पावर देशों के सामने कम राजनीतिक दबदबे वाले देशों ने कहीं अधिक साहस दिखाया। इनमें कई ऐसे देश भी शामिल हैं जो यूरोपीय मुल्कों के उपनिवेश रहे हैं और जिन्होंने नरसंहार झेले। अर्जेंटीना, चिले, पेरू, स्पेन, आयरलैंड जैसे देश काफी समय से खुले रूप से इसराइल की निंदा कर रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि आज की तारीख में अगर कोई शांति के नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वो दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम है, जिसने फलस्तीनियों के पक्ष में नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दायर किया है। चीन ने भी फलस्तीन के पक्ष में अपना मत रखा है और युद्ध विराम की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस और भारत ने अभी तक कोई पक्ष नहीं रखा है। 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने मोर्चा संभाला। 3.5 घंटे तक धारा प्रवाह दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम अपना पक्ष रखती रही। इस टीम का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्येता और बैरिस्टर जॉन डुगार्ड कर रहे थे। लीगल टीम की एक वकील आदिला हस्सिम ने कहा, कोर्ट के लिए जरूरी नहीं कि अभी ही अंतिम फैसला दे दे, लेकिन जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार वह इसराइल की कुछ करतूतों पर एक्शन ले सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है। इसराइल हर हफ्ते 6000 बम गिरा रहा है, कोई भी नहीं बच रहा। यहां तक कि नवजात भी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान कहा है। वहां तो अत्याचार हो रहा है, उसे केवल कोर्ट का आदेश ही रोक सकता है। दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर से गजा में 23,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 10,000 बच्चे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा है कि गजा के लोगों का जो कत्लेआम चल रहा है उसे रोकने के लिए यह मुकदमा किया है। आदिला हासिम ने इसराइल के नरसंहार को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है। पहला एक्ट यह है कि गजा में सभी फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। कब्रिस्तानों की तस्वीरें पेश की गईं। 1800 से अधिक परिवार बताए गए जिनके कई सदस्य मारे जा चुके हैं। कई परिवारों में तो कोई भी नहीं बचा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। दूसरी कार्रवाई नरसंहार की है कि वहां के लोगों के जिस्म और जहन पर गहरा जख्म दिया जा रहा है। 60,000 से अधिक लोग घायल हैं, बच्चे और औरतें भी हैं। इनकी इस तबाही से इनकार नहीं किया जा सकता।
तीसरी कार्रवाई नरसंहार की यह है कि इस्राएल ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जीना मुश्किल हो जाए। हजारों परिवारों को कई बार विस्थापित होना पड़ा है। लाखों लोग घर नहीं लौट सकते। लीगल टीम ने बताया कि कैसे इस्राएल ने 24 घंटे के भीतर अस्पतालों को खाली करने के आदेश दिए। घायलों को ले जाने के लिए कोई सहायता नहीं दी। उत्तरी गजा के 10 लाख लोगों से भी तुरंत खाली करने के लिए कह दिया। इस तरह के आदेश ही नरसंहार के आरोपों की पुष्टि करते हैं। इस्राएल ने खाने पीने की आपूर्ति रोक दी। भूखमरी बढ़ गई। वहां पीने के लिए साफ पानी नहीं, लोग बीमार हो रहे हैं। हो सकता है कि भूख और बीमारी से भी फलस्तीनियों की मौत हुई हो, फिर भी उनकी घेराबंदी जारी है। नरसंहार की चौथी कार्रवाई यह है कि इजराइल ने गजा के हेल्थ केयर सिस्टम को तबाह कर दिया। पांचवी कार्रवाई यह है कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव से जुड़ी दवाओं और मशीनों को उपलब्ध कराने से रोका जा रहा है। बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। यह भी एक तरह के नरसंहार की कार्रवाई है। दक्षिण अफ्रीका की लीगल टीम की दलीलों से नरसंहार के प्रति आपकी समझ बेहतर होती है। कई बार जेनोसाइड या नरसंहार का इस्तेमाल होता है, मगर लोग समझ नहीं पाते कि यह क्यों बर्बरता का चरम है और क्यों इसे रोका जाना चाहिए। वकील आदिला हाशिम ने कहा कि नरसंहार पहले से बताकर नहीं किया जाता है कि हम कर रहे हैं। इस्राएल ने जो भी किया है इसे साबित करने के लिए काफी है। एक और वकील टेम्बेका उनुकायटोबी ने इस्राएल के आधिकारिक बयानों का हवाला देकर समझाया कि उनका इरादा नरसंहार का ही था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस के अधिकारियों के बयानों का भी जिक्र किया गया कि किस तरह गजा के नागरिक खतरे का सामना कर रहे हैं।